नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं सुबह की शिफ्ट में हिंदी साहित्य के प्रश्न डालता हूं और शाम की जो शिफ्ट होती है उसमें मैं ग्रुप सी, उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर और व्याकरण से संबंधित वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, अब सुबह मैं आज हिंदी का विकासात्मक गद्य साहित्य की हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, ये उपन्यास, ये चीज़ें शुरू होती हैं, हम उसी को शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, छायावाद हो गया या फिर भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता, नकेनवाद, ये सब हम खत्म करके हम आए हैं विकासात्मक गद्य साहित्य में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप ये चेक करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य का विकास किस शब्द से हुआ है। ठीक है, हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है। सिंधु, सिंधी, हिंद और सिंधवी। तो दोस्तों, उसका सही क्या उत्तर होने वाला है, हिंदी शब्द का जो विकास है वो हिंदू शब्द से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरी आ रही है, सिंधु का हिंद किस भाषा के अंतर्गत होता है। फारसी, अरबी, ग्रीक, जर्मनी। तो दोस्तों, उसका सही क्या उत्तर होने वाला है, फारसी भाषा के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, हिंदी, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आर्यों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने या मुसलमानों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, हिंदी, हिंदू, हिंद शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग, तो ये किया था दोस्तों मुसलमानों ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, बजरोया 6ठी शताब्दी के जवान ए हिंदी में हिंदी शब्द क्या अर्थ है। हिंदी भाषा, भारत, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होने वाला है, भारत। बजरोया 6ठी शताब्दी के जवान ए हिंदी में हिंदी शब्द का अर्थ क्या था, भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आ रहा है, खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदवी, हिंदी, हिंदिक, इनमें से कोई नहीं। जो अमीर खुसरो हैं उनकी खालिक बारी जो रचना है में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, हिंदवी शब्द का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6ठी, भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, तो 28, 8, 17, 18। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 8 बोलियों का। भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, तो सही उत्तर क्या बनने वाला है इसका, 8 बोलियों का। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न आ रहा है, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये देखो हमने अभी देखो इसको सेम ऊपर देखो क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, तो 8 बोलियों का। हिंदी भाषा में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बोला व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, 12, 8, 4, 18। तो 18 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा विज्ञान में 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन व्यापक अर्थ में कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, 18 बोलियों का। अगला प्रश्न जा रहा है, प्रश्न संख्या 8, खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है। क्या बोल रहा है, खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है 10वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 11वीं सदी से। तो खड़ी बोली गद्य में जो शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है 13वीं सदी से। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है 13वीं सदी से। प्रश्न संख्या 9वां आ रहा है, 9वां, राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय मिलता है। 13वीं सदी से, 7वीं सदी से, 10वीं सदी से, 14वीं सदी से। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, 10वीं सदी से। ठीक है, राहुल वेल रोड़ा है ना, आपको याद हो तो। अगला प्रश्न आ रहा है 9वां, 10वां, ब्रज भाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है 14वीं सदी से,
10वीं सदी से, 17वीं सदी से, 11वीं सदी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है 14वीं सदी से। तो याद रखना, मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ, देखो खड़ी बोली 13वीं सदी, राजस्थानी 10वीं सदी। अगला आ रहा है देखो ब्रज। ब्रज है आपका कितनी सदी? तो ब्रज है आपकी 14वीं सदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? 11वां देखते हैं। राजस्थानी गद्य मिलता है मौलिक और अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में, कवियों की निजी रचनाओं के बीच बीच में, टीका के रूप में, उपयुक्त सभी रूप में। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? उपयुक्त सभी रूप में राजस्थानी गद्य का रूप हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 12वें नंबर पर आ रही है, ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है। ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से, विद्यापति की पदावली से, गोरखनाथ से, या फिर लल्लूलाल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ब्रज भाषा की अखंड परंपरा चलती है भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से। अगला प्रश्न आ रहा है, 13वां प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वैकुंठमणि या नाभादास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको सभी को पता होने वाला है, विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। विट्ठलनाथ ने ही क्या करा है? अष्टछाप की स्थापना करी है। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना कब करी है? 1565 में करी है। ठीक है, कितने कवि थे? 8 कवि थे। 4 कवि किसके थे? वल्लभाचार्य के। 4 कवि किसके थे? विट्ठलनाथ के थे। ठीक है, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से थे? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है, ये सब किसके थे? विट्ठलनाथ के थे। प्रश्न संख्या 14 नंबर पर आ रही है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दक्कनी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक मेराजुल आस्किन के लेखक कौन है? मुल्ला वजही, बंदा निवाज गेसूदराज, कुतुब शाह या सैयद हुसैन। तो दोस्तों सब रस की बात होती तब मुल्ला वजही हो सकता था, अली कुतुब शाह की होती, हुसैन शाह चादरवेश है ना। लेकिन आया है क्या? मीराजुल आस्किन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। ठीक है, दक्कनी भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा में? दक्कनी। आप ये दक्कनी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक। ठीक है, बंदा निवाज गेसूद राज। प्रश्न संख्या आ रहा है, मुल्ला वजही की गद्य कृति कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताई है, कुतुब मुश्तरी, शिकारनामा, इनमें से सभी, या सबरस। तो दोस्तों ये कब की थी? 1635 की थी। कब की थी दोस्तों? 1635 की थी। और ये किसकी है? सबरस है। उर्दू की पहली रचना है ना। उर्दू का सार लिखा हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 16वां रचना आ रही है, आदिकालीन गद्य रचना कुवलय माला कथा। ये कब की सदी है? 9वीं सदी की है। ठीक है दोस्तों, कि रचयिता कौन है? सोप्रभ सुमी, उद्योतन सूरी, शालिभद्र सूरी, गोरखनाथ। तो हम सभी को बताइए किसकी है? उद्योतन सूरी की ये रचना है। अगला रचना आ रहा है 10वें, रोडाकृत गद्य की रचना कौन सी? राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सबरस या लता यफे हिंदी। तो राहुल वेल है दोस्तों। 10वीं सदी की रचना है, शिलांकृति करती है, शील पर अंकित पहली कृति है। 7 बोलियों के इसमें शब्द मिलते हैं। पहली नक्सिक रचना है ना। है किसकी? राहुल वेल रोडा की। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न संख्या आ रही है 18वें नंबर पे, किस आदिकालीन रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? गद्य का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। तो किस आदिकालीन रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शंस डी, क्योंकि गद्य का रूप हमें इसमें सभी में देखने को मिलता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर शर्मा में भी, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की भी है, कीर्तिलता विद्यापति की है। तो इन सभी में क्या है? गद्य का रूप हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 19वें, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा
रूप में मिलता है? राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें किसमें मिलता है? राजस्थानी में मिलता है। 3 भाषाओं में था, राजस्थानी में था, खड़ी बोली में था और ब्रज में था। आगे बढ़ते हैं। 20वां संख्या आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो चंद छंद वर्णन महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? चंद छंद वर्णन की में किसकी है? ये गंग कवि की थी। ठीक है, अकबर कालीन है, 1538 का इनका जन्म है। भाषा योग वशिष्ठ है ना, भाषा योग वशिष्ठ हो नहीं सकती है क्योंकि प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की है। भाषा योग वशिष्ठ 1541 की थी, ये 1541 की है। भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1541 के समथिंग में है। 21वां प्रश्न आ रहा है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, इंशाल्लाह खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। अब एक चीज़ समझ के चलना, देखो एक मिनट, जो ये आ रही है ना, ये भाषा योग वशिष्ठ, ये इन्हीं की है। देखो अभी मैंने तुमसे बोला ना राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सामने नाम आया तो हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे भी यही बोलूँगा कि हर क्वेश्चन का अगर तुम्हें आंसर याद नहीं आ पा रहा है तो इससे घबराने की बात नहीं है। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला यार मुझे याद है लेकिन अभी मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम विकल्प देख के आंसर निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आपको पेपर में कहीं ना कहीं विकल्प ही मिलने वाले हैं। पर उम्मीद करो कि क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो सके। अब बात करते हैं 22वां प्रश्न। देखो, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? ठीक है, भागवंती, प्रेम सागर, सुख सागर और भाषा योग वशिष्ठ। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, भाषा योग वशिष्ठ इनकी ही पुस्तक है। ये तो लल्लू लाल की थी, सुख सागर सदल मिश्र की है, भगवंती का हमें पता नहीं है। अगला प्रश्न है 23वां, मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? लल्लू लाल को, गोरखनाथ को, मिश्र बंधु राम प्रसाद निरंजनी को, ज्योतिषवर ठाकुर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? गोरखनाथ ने, कि निसंदेह इन्होंने बोला था कि गद्य का लेखक। ये तो हम आदिकाल में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 24वां, गोविंद राज गुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया? गोविंद राज गुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया? फारसी लिपि में, खस लिपि में, गुरुमुखी लिपि में या फिर कुटिल लिपि में? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? गुरुमुखी लिपि में बताया था गोविंद राज गुरु ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25वां, दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पहली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण वचनिका। तो दोस्तों दौलत राम जैन ने कौन सी लिखी है? तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला है आपका? ऑप्शन डी, पद्म पुराण वचनिका लिखी हुई है। ठीक है, 1561 की समथिंग की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। 26वां, आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा किसकी? ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गौरंग पंथी योगियों ने, कबीर ने, सूरदास ने या फिर नाभादास ने? शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? कि गौरक पंथी योगियों ने, कबीर ने, सूरदास ने या फिर नाभादास ने? तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? गौरखपंथी योगियों ने किया हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? अब देख लेते हैं, विकल्प आपके सामने होंगे। अरे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भाषा योग वशिष्ठ की रचना किस वर्ष में हुई है? ठीक है, 1743, 1709, 1643 या 1741? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, 1741 में हुई है। अगला प्रश्न आ रहा है 28वां, दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किस वर्ष किया? 1818 में, 1766 में, 1741 में, 1781 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है 1766 में। कब किया हुआ है दोस्तों? 1766 में किया था दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद। दौलत राम ने 1766 में हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया था। अगला प्रश्न आ रहा है,
खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने, श्यामचंद्र दास ने, गिरियर्सन ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो ये तो विकल्प देख के पता चल गया कि अंग्रेजों द्वारा क्या बोला, खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने कहा? अंग्रेजों द्वारा बोल रहा है। रामचंद्र शुक्ल अंग्रेज नहीं है, श्यामचंद्र दास अंग्रेज नहीं है, मिश्र बंधु अंग्रेज नहीं है, बचा हमारे पास एक ही गिरियर्सन। देखो विकल्प देख के विकल्प इतने आसान बना दिए। तीसरा, पर पेपर में नहीं मिलेंगे ऐसे विकल्प कभी भी, याद रखना। तीसरा प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने गद्य के आरंभिक 4 उन नायकों में जिनका उल्लेख किया उनमें कौन है? सदासुखलाल, इंशाअल्लाह, सदल मिश्र, उपयुक्त सभी। वही तो मैं बोलूँ, चारों के तो नाम पहले दे दिए, उपयुक्त सभी हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 31वां, भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? सदासुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सुखराम, सदल मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सदासुखलाल। ठीक है, भागवत पुराण, इन्होंने विष्णु पुराण का भी अनुवाद किया था, याद रखना। 32वां प्रश्न आ रहा है, सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदासुखलाल या सदल मिश्र? तो सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? मुंशी सदासुखलाल ने सुरासुर निर्णय का प्रकाशन भी किया है। सुख सागर, तो सुख सागर से नाम से पता चल रहा है सदासुखलाल की है। आगे बढ़ते हैं, 34वां प्रश्न आ रहा है, मुत्त खबित तारीख किसकी पुस्तक है? दौलत राम की, सदल मिश्र की, इंशाअल्लाह खां की, सदासुखलाल की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन डी, सदासुखलाल ने मुत्त खबित तारीख भी लिखी हुई थी। अगला प्रश्न बन रहा है आपका सदासुखलाल, 35वां आ रहा है प्रश्न, सदासुखलाल कहाँ के निवासी हैं? दिल्ली, आगरा मतलब आरा बिहार, आगरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूपी। तो दोस्तों सदासुखलाल कहाँ के हैं? तो ये दिल्ली के निवासी थे। अगला प्रश्न आ रहा है, ज्ञान उपदेश पुस्तक, ठीक है, सदल मिश्र, सदासुखलाल, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सदासुखलाल ने ज्ञान उपदेश की रचना भी की थी। अगला प्रश्न बनता है 37वां प्रश्न, इंशाअल्लाह खां दिल्ली के उजड़ जाने पर कहाँ निवास करने आए थे? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली? तो दोस्तों इंशाअल्लाह खां दिल्ली के उजड़ जाने के बाद कहाँ आते हैं? लखनऊ। कहाँ पे? नवाबों के शहर में। नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ। इंशाअल्लाह खां कहाँ आते हैं? नवाबों के नगर लखनऊ में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, 1803 की थी ये, ठीक है, के लेखक कौन है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां या सदासुखलाल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इंशाअल्लाह खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 39वां प्रश्न, रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई है? उर्दू शैली, हास्यात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, काव्यात्मक शैली? तो दोस्तों हास्यात्मक, चटकीली मटकीली भाषा किसकी थी? इंशाअल्लाह खां की थी ना। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं चटकीली मटकीली किस्सा गोगी भाषा, तो इंशाअल्लाह खां की थी। आप बात करते हैं 40वां प्रश्न, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? सदासुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या आचार्य शुक्ल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इंशाअल्लाह खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा या फिर संस्कृत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? खड़ी बोली में थी रानी केतकी की कहानी। अब अगला प्रश्न आ रहा है, उदय भानचरित के लेखक कौन है? उदय भानचरित, ठीक है, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदासुखलाल या सदल मिश्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सही। अच्छा ये बताओ, एक मिनट में नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? उदयभानचरित। अगर याद ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लीजिए आप लोग, आपके सभी के ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न और आ रहा है, देखते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर मुझे मिलता है तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती विशेषणों का प्रयोग किया है? सदल मिश्र, सदासुखलाल, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां? ये तो मैं अभी बता के आया हूँ आपको। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इंशाअल्लाह
खां। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो 44वां प्रश्न बन रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1800 में, 1809 में, 1802 में, 1792 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए 1800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक गिलक्राइस्ट, मार्कस वेलीजली, सदल मिश्र या डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्कस वेलीजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज 46वां प्रश्न देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा देना जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। बिल्कुल सही वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन उतना सही नहीं लग रहा। हिंदी का विकास, हिंदी का विकास करना, अंग्रेजी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, संस्कृत भाषा का ज्ञान पुनः प्रचारित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर देखो क्या बोल रहा है, कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा देना जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। पर ये बोला था कि जैसे कंपनी की मैं पता क्या सोच रहा था इसका आंसर, जो हिंदी जो मतलब भारतीय लोग थे ना, भारतीय लोगों को ये क्या सोचते थे, अंग्रेजी शिक्षा देना, अंग्रेजी शिक्षा देकर कि वो हमारा काम को अच्छे रूप से चला सके। उनका उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति जो है रंग से तो काला हो या रंग से कैसा हो, भारतीय हो, लेकिन वो बुद्धि से कैसा हो, अंग्रेजी हो, है ना। इसीलिए उनका उद्देश्य था। कंपनी के जो कर्मचारी थे, कैसे कर्मचारी? जो भारतीय कर्मचारी थे। ये मैं सोच रहा था ऐसा कोई विकल्प मिलता तो मैं उसमें जाता। कंपनी के भारतीय को शिक्षा देना जिससे, वो भी कौन सी शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा देना जिससे शासन क्या हो सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये विकल्प इसका सही बनता। 47वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गारसादा तासी, गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है गिलक्राइस्ट को। ठीक है, जो गिलक्राइस्ट को बनाया था। गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? फारसी, रोमन, नागरी या नंद नागरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? रोमन लिपि के। ठीक है, अंग्रेज व्यक्ति है, ठीक है, रोमन लिपि है। हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाइयों का योगदान किस रूप में है? स्कूल स्थापना, प्रेस की स्थापना, हिंदी पुस्तकों का लेखन, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराकर प्रचारित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है? ऑप्शन डी। ठीक है, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराकर उसका प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न आ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन था? इंसाल्लाह खां, लल्लूलाल, गिलक्राइस्ट या फिर ग्रियर्सन। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है? इसका सही उत्तर बनने वाला है ग्रियर्सन। भाषा मुंशी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तुमने देखा होगा उन्होंने भाषा सर्वेक्षण भी किया हुआ था ग्रियर्सन ने, और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र के आधार पर भी उन्होंने बोली चीज़ों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न बन रहा है 51वां प्रश्न, लल्लूलाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 11, 15, 16, 12। तो लल्लूलाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी थी? तो उसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 11। आगे बढ़ते हैं। लल्लूलाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक चंद्रावती, उदयभानचरित, प्रेम सागर, मसादी रे भाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर 1810। ठीक है, लल्लूलाल की प्रेम सागर की है तो 1810 की होनी चाहिए। लल्लूलाल की प्रेम सागर, तो प्रेम सागर कितनी की बननी है? 1810 की ही बननी है। आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक को गद्य को कथा वार्ता के काम का बताया है? प्रेम सागर, राजनीति या वर्तिका, चंद्रावती, भाषा योग वशिष्ठ। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक के गद्य को कथा वार्ता के काम में बताया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है? प्रेम सागर को, लल्लूलाल की, जो कि 1810 की है। और लल्लूलाल का जन्म कब है? 1763 का। याद रखना आप सभी लोग। 54वां प्रश्न आ रहा है, माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां या सदा सुखलाल। ठीक है, कौन सी रचना बोल रहे हैं? माधव विलास।
तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लल्लू लाल। ठीक है, माधव विलास किसकी है, लल्लू लाल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माधव विलास कब की थी, 1817 की थी। आज मैं डिटेलिंग इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है और प्रश्न काफ़ी कम निकल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज क्वेश्चनों के आंसर लेके चला हूँ। लल्लू लाल की ब्रज भाषा गद्य रचना कौन सी है, तो प्रेम सागर, लाल चरित्र, राजनीति या सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है, क्या बोल रहा है कि ब्रज भाषा गद्य की। ठीक है, राजनीति। ठीक है, कौन सी है दोस्तों, राजनीति है। अब एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर फिर भी तुम्हें जानना हो तो ब्रज भाषा में आप याद रखना, एक तो राजनीति है, एक है माधव विलास और एक है लाल चंद्रिका। ये तीन ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। राजनीति 1802 की थी। ठीक है, और माधव विलास और लाल चंद्रिका तो 1818 की है और माधव विलास 1817 की है। ठीक है दोस्तों, 1818, 1817, 1802। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी लल्लू लाल कहाँ के रहने वाले थे, बनारस, आगरा, दिल्ली, आरा। तो दोस्तों लल्लू लाल जो थे कहाँ के थे, ये थे आगरा के। लल्लू लाल कहाँ के हैं, आगरा के रहने वाले थे। 57वां प्रश्न आ रहा है, किस रचनाकार के गद्य को व्रत गंधी गद्य कहा जाता है। किस रचनाकार के गद्य को व्रत गंधी गद्य कहा जाता है, तो सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, आचार्य शुक्ल या लल्लू लाल। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, लल्लू लाल के गद्य को। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 58वां प्रश्न है, लल्लू लाल द्वारा बिहारी सतसई की टीका खड़ी बोली में किस नाम से लिखी गई है। लाल चंद्रिका, विद्या दर्पण, माधव विलास और भाषा कायदा। तो लाल चंद्रिका है दोस्तों ये 1818 की, अभी बता के आया हूँ आप लोगों को। अब आ रहा है सभा विलास के लेखक कौन है, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारेंद्र, लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल। तो दोस्तों सभा विलास किसने लिखी है, लल्लू लाल ने लिखी है। सभा विलास कब की थी, तो 1815 की थी दोस्तों, याद रखना आप सभी लोग। लल्लू लाल की प्रेम सागर की रचना किस भाषा में हुई है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लल्लू लाल की प्रेम सागर की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसमें विकल्प है ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, संस्कृत गद्य और मैथिली गद्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खड़ी बोली गद्य। ब्रजभाषा में तीन ही रचना थी, मैं आपको बता चुका हूँ, राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका, और सारी किसकी है, खड़ी बोली गद्य में। अगला प्रश्न 61वां, सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे। दोस्तों कौन बोल रहे हैं, सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे, आगरा के, रायबरेली के या फिर आरा के या फिर इलाहाबाद के। तो सदल मिश्र का जन्म कब हुआ है, 1767 में हुआ है, लेकिन प्रश्न है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो उनका जन्म स्थान है आरा बिहार में। ठीक है, नासिक केतोपाख्यान की रचयिता कौन है, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, नासिक केतोपाख्यान कब की है, 1813 की है, सॉरी 1803 की है, और ये किसकी है, सदल मिश्र की है। नासिक केतोपाख्यान का दूसरा नाम भी है चंद्रावली, याद रखना आप सभी लोग। नासिक केतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, देखो प्रश्न यही पूछ लिया, उदयभान चरित, चंद्रावली, मसादी रे भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा बी, राइट आंसर। 64वां प्रश्न बनना है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है, पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज और प्रभावमयी भाषा, किस्सा गोई। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनना है 65वां, नासिक केतोपाख्यान की कथा आधारित है, कृष्ण के यजुर्वेद से, कठोपनिषद कथा से, ब्राह्मण ग्रंथ से, रामायण कथा से। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, कठोपनिषद से इसका सार लिया गया है। नासिक केतोपाख्यान की रचना जो यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली में लिखा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 66वां, दैनिक बॉम्बे समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था, कौन सा अखबार, बॉम्बे समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, मुंबई से, गुजरात से, कलकत्ता से या पुणे से। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, मुंबई से, नाम से पता चल रहा था वो मुंबई से। 67, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार कौन कर रहा था, फिरदौसी, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों अब मुझे बताएंगे कि पंजाब में कौन कर रहा था, तो पंजाब में कौन कर रहा था बताइए, नवीन चंद्र राय या
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो दोनों में से एक है तो नवीन चंद्र राय कर रहे थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वो क्या बोल रहा है, सरदाराम फिल्लोरी की गद्य रचना कौन सी है? कथा सार, भूगोल सार, सत्य अमृत प्रवाह और हिंदी भाषा। तो दोस्तों सरदाराम फिल्लोरी की गद्य अगर हम रचना की बात करते हैं तो इसमें जाता है आपका सत्य अमृत प्रवाह जाना चाहिए। अब मैं विकल्प देख लेता हूँ, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर है। सिद्धाराम फिल्लोरी का गद्य जो है वो सत्य अमृत प्रवाह होता है। और हम पद्य की बात करें तो आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, शतोपदेश और उपदेश संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1780, 1791, 1795 या फिर 1800 में हुई थी। तो कब हुई थी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच का कब प्रकाशित हुआ? 1854 में, 1850 में, 1857 में, 1851 में। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध प्रश्न है और मुझे पता है आप सभी को पता होगा 1854 इसका प्रश्न है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इसको। विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1793, 1886, 1893 या फिर 1900। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? 1893 में। आगे बढ़ते हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्या बोला? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म कब हुआ है? मैं यह बता देता हूँ तुम लोगों को, 1823 में हुआ है। ठीक है, सितारे हिंद की पुस्तक राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद माना गया है? ठीक है, मिस हेनरी के, मिस हेलन के, थॉमस एडिसन के, मिस C.M. टक्कर के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है मिस C.M. टक्कर के निबंध का अनुवाद माना गया है राजा भोज का सपना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे? आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि, संस्कृत निष्ठ, उर्दू, अरबी, फारसी, बहुल। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर है? आम फहम भाषा और नागरी लिपि के। अगला प्रश्न आ रहा है, आलसी व कूड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुख राय, लल्लू लाल। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आगे बढ़ते हैं। भूगोल हस्तमाल ग्रंथ के रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिल्लोरी, नवीन चंद्र राय। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर क्या होने वाला है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद का देखो राजा भोज का सपना भी है, आलसी का कोड़ा भी है, इतिहास तिमिर नाशक भी लिखी है, मानव धर्मसार भी लिखी है इन्होंने, वीर सिंह का वृतांत लिखा है, उपनिषद सार लिखी है, भूगोल हस्तमाल लिखी है, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्या अंकुर, भाषा का इतिहास, गुटका, सिखों का उदय और अस्त, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। और इनका जो गुटका संग्रह है ना वो स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई पुस्तक है। अब देखो क्या प्रश्न बनना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की विशुद्ध हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, सेवक दास ने या गोपाल चंद गिरधर दास ने? ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब मुझे बताना राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सेवक दास या गोपाल चंद गिरधर दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना होगा। अब एक चीज़ जरा सा ध्यान देना, राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म कब हुआ है? 1826 में, 1826 में। मैं इसको याद रखता हूँ सरम से, सरम। देखो 100 से शकुंतला 1862। ठीक है, रघुवंश 1868, 1868 नहीं 1878। और मेघदूत है 1882 की। याद रखना आप लोग। राजा लक्ष्मण सिंह को लग गई शर्म, राजा लक्ष्मण सिंह को क्या नहीं लगती है? शर्म नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि वो लक्ष्मण जी किसकी का नाक काट देते हैं? सर्वनाखा की नाक काट देते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि उन्हें शर्म नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली है अरबी फारसी बहुल, अंग्रेजी शब्दावली बहुल, संस्कृत निष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो देखकर ही पता लगने वाला है इसका सही उत्तर की जगह संस्कृत निष्ठ, क्योंकि अरबी फारसी हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो बचा ये
हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरी की भाषा कब बनाया गया? हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? 1902 में, 1800 में, 1937 में या फिर 1900 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है 1900 में। बहुत 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 बड़ा प्रश्न है। संयुक्त प्रांत, हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरी की भाषा कब बनाया गया? 1900 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नए चाल में ढली 1873 कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये हरिश्चंद्र की है और ये काल चक्र में लिखी गई बात है। काल चक्र रचना थी इनकी, उसमें इसका जिक्र किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैनी रीडिंग क्लब, ठीक है, की स्थापना किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण और सरदाराम फिल्लौरी। तो ये हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1873। अगला प्रश्न है सत्यार्थ दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, संस्कृत में, मराठी में। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? खड़ी बोली गद्य में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1828 का है ये ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, गोविंद रनाडे। तो सही उत्तर क्या होने वाला है इसका दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। अवध अखबार के विरोध में हिंदी में एक भद्दी बोली किसने कहा है? अच्छा, अवध अखबार के विरोध में हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा? गिरियर्सन ने, डलहौजी ने, गारसदा तासी ने, राम राय ने। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? हिंदी को भद्दी बोलने वाला गारसदा तासी थी। प्रश्न संख्या, हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? रामकृष्ण मिशन का, आर्य समाज का, धर्म सभा का, इंडियन सोसाइटी का। हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, धर्म सभा, इंडियन सोसाइटी। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? आर्य समाज का, दयानंद सरस्वती वाले जो थे। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ जोड़ दें। अभी संस्थापक ऐसे आगे देखो, रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती, कैसी जगह में आ गया ये, तो देख लेते हैं। तो मैं बता भैया आर्य समाज दयानंद सरस्वती, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं दयानंद, यहाँ पे था स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, ठीक है। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज किसका था? राजा राम मोहन राय का। केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने, अरे ये पहला वाला कौन सा था यार, मैं कुछ ऑप्शन भूल गया। रामकृष्ण मिशन हंस, देखो भाई यहाँ पे राम कृष्ण लिखना है, यहाँ पे कहता है दयानंद, ये यहाँ हो जाएगा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज में हो जाएगा, है ना। प्रार्थना राजा राम मोहन राय आ जाएगा, प्रार्थना केशव चंद, देख लेते हैं एक बार इसे चेक करके। पहले का दूसरा, इसका इसका आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे बहुत मिसमैच हो रहा है। 86 का क्या बोल रहा है आपका? सी, 86 का सी है, आप लोग मैच कर लेना क्योंकि पेज बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, लो समय लग जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे था रामकृष्ण, ये लो, यहाँ पे क्या था? दयानंद सरस्वती। मुझे बताओ आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा ये, और ये पहले का दूसरा, देखो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, ये तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, सही इसका आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न बनना है 87वां, निम्न संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ मिलाइए। इस प्रश्न को फिर से छोटा करना पड़ेगा। देखो प्रश्न बन रहा है इसका,
थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हो गया, धर्म सभा राधाकांत दास है। और हम बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, ये हो गया पेनी रीडिंग क्लब का क्या है, पेनी रीडिंग क्लब, इसका तो ये हो नहीं सकता, एक मिनट, ये गलत मैच हो रहे हैं मेरे। पेनी रीडिंग क्लब को सबसे उठा के चलो ये, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी भोपाल टस्के और ओलकट का है। धर्म सभा की हम बात करते हैं तो राधाकांत की है। ओरिएंटल की बात करें तो गजेंद्र इसकी है। तो ऑप्शन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 88वां, और इसका देखो क्या बन रहा है। प्रार्थना समाज 1867 की है। कब की है प्रार्थना समाज? 1867 की है। अब ब्रह्म समाज 1828 की है। आर्य समाज की हम बात करें तो 1875 की है। रामकृष्ण 1897 की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान दायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने? भारतेंदु ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, नवीन चंद्र राय ने। तो सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? नवीन चंद्र राय। यूजीसी नेट जून 2024 में प्रश्न बना हुआ है, ये वाला प्रश्न आया है वह। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1843, 1833, 1854, 1845। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न बन रहा है, वेदांत स्कूल का हिंदी गद्य में अनुवाद कराकर प्रकाशित कराने वाले कौन है? वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है आपका राजा लक्ष्मण सिंह, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सिद्धाराम फिल्लोरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न बन रहा है आपका 92वां प्रश्न 92 में देखो क्या बोल रहा है। भारतेंदु क्या बोल रहा है? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह वक्तव्य किसका है? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर, मतलब साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये बात किसने बोली है? रामविलास शर्मा ने ये बात बोली है। वीडियो देखते हैं कितने मिनट का हो गया? 42 मिनट का हो चुका है। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किसने कहा है? तो दोस्तों ये प्रश्न तो देखकर ही बनने वाला प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या होने वाला है इसका दोस्तों? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, ठीक है। सही उत्तर क्या होने वाला है इसका? जनवादी साहित्य किसने बोला है? रामविलास शर्मा ने। जनवादी काव्य ऐसे काम पद्मावत के लिए, कामायनी के लिए नगेंद्र ने भी यूज़ किया हुआ था, कुछ ना कुछ किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न आ रहा है इसका भारतीय शिक्षा। अगला प्रश्न आ रहा है 94 प्रश्न। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये अभी बता के आया हूँ वुड स्पीच के नियम को। 1854। संवाद कौमुदी पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? संवाद कौमुदी तो बोल रहा है 1828, 1829, 1821 या 1828। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित हुआ है। अगला है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की है? वॉयले जली ने, वारेन हेस्टिंग ने, एच.एस. विल्सन ने, जे.एस. मील ने। तो दोस्तों सही उत्तर क्या बनने वाला है? कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारी भाषा पश्चिमी भाषा में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त है उसे संसार के अपार ज्ञान भंडार की प्राप्ति हो सकती है, किसका कथन है? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न किसका है? तो ये जो उत्तर है जे.एस. मिल, जॉर्ज वुड, मैकाले या टी प्रिंसेप। तो ये बोला है लॉर्ड मैकाले ने बोला है। मैं इसको पेज को बड़ा कर देता हूँ। मैकाले ने बोला है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा भारत में कब खोली गई? 1870, 1885, 1893, 1882। तो सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों उसका? 1885 में इसकी शाखा भारत में खोली गई थी। संवाद कौमुदी जो कि 1821 का था, कब का था दोस्तों? 1821 के पत्रिका का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गगनेंद्र ठाकुर और सिद्धाराम फिल्लोरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राजा राम मोहन राय के प्रकाशन में।
या नेतृत्व में। अगला प्रश्न है ना, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण कहने वाले इतिहासकार कौन है? नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, या रामविलास शर्मा, या महेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना है? डॉक्टर नगेंद्र। आशा करता हूँ आज के 100 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे प्यारा सा एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।